From the Diary of Anne Frank. लेखक को लगता है कि उसकी भावनाओं और अनुभवों के बारे में डायरी में लिखना उसके लिए अजीब और असामान्य है, क्योंकि यह पहली बार था जब वह ऐसा कर रही थी। वह ऐसा महसूस करती है क्योंकि वह सोचती है कि भविष्य में किसी को भी स्कूल जाने वाली लड़की के अतीत के बारे में पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। वह सोचती है कि बाद में यहाँ तक कि उसे पढ़ने में भी दिलचस्पी नहीं होगी, लेकिन फिर वह इन विचारों को दूर रखती है और निर्णय लेती है कि यदि उसे ऐसा करने का मन करता है तो उसे लिखना चाहिए। उसे लिखने की आवश्यकता महसूस होती है क्योंकि वहाँ बहुत सारे विचार थे जो उसने हाल ही में पकड़े थे और उसे अपने दिमाग से निकालने की जरूरत थी। यह ज्ञात है कि किसी के विचारों को लिखना चिकित्सा के रूप में कार्य करता है। वह डायरी लिखने का फैसला करती है। लेखक को लगता है कि कागज में लोगों की तुलना में विचारों को अवशोषित करने की क्षमता अधिक है। लोगों के पास धैर्य का स्तर कम होता है, लेकिन कागज का एक टुकड़ा एक गैर जीवित चीज होने के नाते उसके विचारों को अवशोषित करने से मना नहीं किया जाएगा। यह एहसास उसे एक दिन हुआ जब वह सामान्य से अधिक दुखी और भ्रमित महसूस कर रही थी। वह यह भी तय नहीं कर सकी कि उस समय घर से बाहर जाना है या नहीं। जब उसने आखिरकार घर पर रहने का फैसला किया तो वह उदास और गहरी सोच में बैठ गई। फिर से उसने सोचा कि पेपर में अधिक धैर्य था और उसने अपने दिमाग में आने वाली हर चीज को लिखने का फैसला किया, क्योंकि उसका इरादा किसी को पढ़ने में तब तक नहीं था जब तक कि उसे असली दोस्त नहीं मिल जाता। असली दोस्त से उसका मतलब एक ऐसे दोस्त से था जिसके साथ वह अपने सारे राज साझा कर सकती थी। लेखक फिर उस बिंदु पर वापस आता है जहां उसने लिखने की शुरुआत करने के बारे में सोचा था। यह इसलिए है क्योंकि वह अकेला है और उससे बात करने के लिए कोई दोस्त नहीं है। वह फिर समझाती है कि उसे दोस्त की आवश्यकता क्यों महसूस होती है। उसे लगता है कि कोई भी यह विश्वास नहीं करने वाला है कि उसके जैसी एक युवा लड़की इतनी अकेली है, जो व्यवहारिक रूप से नहीं है, क्योंकि वह एक प्यार करने वाला परिवार है, लगभग 30 लोगों के पास, जिसे दोस्त, प्यार करने वाली चाची और एक अच्छी जगह कहा जा सकता है रहने के लिए। इसमें एक खुशहाल परिवार की स्पष्ट तस्वीर को दर्शाया गया है, लेकिन उसके जीवन में एक चीज की कमी है, एक सच्चे दोस्त की उपस्थिति जिसके साथ वह सब कुछ साझा कर सकती है। वह दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताती है। वे सामान के बारे में बात करते हैं, लेकिन वास्तविक सामान नहीं है जो वास्तव में उनके जीवन में चल रहा है। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वे पास नहीं हो पा रहे हैं। उसे लगता है कि शायद यह वह है जो अपने निजी सामान के साथ किसी पर भरोसा करने में सक्षम नहीं है, कि वह अपने दोस्तों के करीब आने में सक्षम नहीं है। उसे लगता है कि वर्तमान स्थिति को बदला नहीं जा सकता है और इस तरह उसे अपनी भावनाओं को डायरी में लिखना होगा। आमतौर पर जब कोई डायरी में लिख रहा होता है तो वे औपचारिक रूप से उनके बारे में सभी तथ्यों को सूचीबद्ध करते हैं जो लेखक नहीं करना चाहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह एक दोस्त के लिए अपनी जरूरत को एक आकार देना चाहती थी और इस तरह डायरी को किटी नाम देने का फैसला करती है, यह आशा करते हुए कि कोई उसकी डायरी एक दिन पढ़ेगा। वह सोचता है कि पृष्ठभूमि की कहानी के बारे में विवरण दे बिना लिखना अप्रभावी होगा, इसलिए ऐसा न करने के बावजूद वह अपने जीवन के बारे में संक्षिप्त विवरण देती है। वह अपने पिता को सबसे प्यारे पिता के रूप में संदर्भित करती है जिसे वह प्राप्त कर सकती थी। 20 वर्ष की आयु में पिता की शादी कर दी थी और वह 25 वर्ष के थे। वह और उनकी बहन मार्गोट दोनों फ्रैंकफर्ट में पैदा हुए थे। जैसे ही एनी 4 साल की हुई, उसके पिता सितंबर में उसकी मां के साथ हॉलैंड चले गए, जबकि दोनों बहनें आचेन में अपनी दादी के साथ रहीं। मार्गट को दिसंबर में हॉलैंड भी भेजा गया था और उसके बाद फरवरी में एनी को लाया गया, जिसे मार्गोट के जन्मदिन के रूप में लाया गया था। हॉलैंड में एनी को मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल भेजा गया था। यह उसकी पहली पाठशाला थी। उसने पहले रूप से शुरुआत की थी। उनके पास श्रीमती कुम्परस, प्रधान शिक्षिका, छठे रूप में उनकी शिक्षिका थी, जो विदाई के समय भी रोई थी। 1941 में लेखक का जन्मदिन अच्छी तरह से नहीं मनाया जा सकता था क्योंकि उसकी दादी बीमार हो गई और ऑपरेशन करवा लिया। दुर्भाग्य से उनकी दादी ने जनवरी 1942 में उन्हें छोड़ दिया।
एनी को अपनी दादी की याद आती है जो किसी को भी नहीं पता है। इस वर्ष का जन्मदिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जाना था ताकि पिछले वर्ष की क्षतिपूर्ति की जा सके। फिर वह बताती है कि उसका परिवार अच्छा काम कर रहा है, जो उसकी पृष्ठभूमि को बयां करता है और उसे 20 जून 1942 की वर्तमान तारीख में लाता है, जब वह अपनी डायरी लिख रही होती है। 20 जून 1942 को एनी ने अपनी डायरी में इसे अपने दोस्त किटी के रूप में संबोधित करते हुए लिखना शुरू किया। वह उल्लेख करती है कि कैसे उसका पूरा वर्ग उनके परिणामों से घबराया हुआ है। यह अप्रत्याशित है और शिक्षकों की एक बैठक द्वारा निर्णय लिया जाएगा जिसमें वे छात्रों को अगली कक्षा में स्थानांतरित करने या वापस रखने का चयन करेंगे। कई छात्र दांव लगा रहे थे, कुछ ने अपनी पूरी गर्मियों की बचत को दांव पर लगा दिया था। वह और उसकी दोस्त जी ने भी घबराए लड़कों का मजाक उड़ाया। वे एक दूसरे से कहते रहे कि मैं पास होने वाला नहीं हूँ, जबकि अन्य लोग उन्हें सांत्वना देंगे और कहेंगे हाँ आप करेंगे। जी विनम्र था क्योंकि उसने उन्हें शोर मचाने से रोकने की कोशिश की, जबकि एनी ने उन्हें डांटा, लेकिन इसमें से किसी ने भी काम नहीं किया। एनी के अनुसार लगभग 1/4 वर्ग को उत्तीर्ण नहीं होने देना चाहिए क्योंकि वे शायद ही किसी भी गतिविधि का जवाब देते हैं या भाग लेते हैं। वह उन्हें डमी के रूप में संदर्भित करती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि शिक्षकों के फैसले की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। लेखक का कहना है कि वह अपने दोस्तों के बारे में परेशान नहीं है क्योंकि उसे यकीन है कि वे पास हो जाएंगे। केवल एक ही विषय है कि वह अनिश्चित है गणित के बारे में। उसे विषय के साथ कठिन समय लगता है, लेकिन वे जो कर सकते थे वे नतीजों का इंतजार कर रहे थे और अपनी उम्मीद नहीं खो रहे थे। वह बताती है कि मैथ्स के प्रोफेसर को छोड़कर उसके सभी शिक्षकों के साथ उसका कैसा रिश्ता है। लेखक की बातचीत से उन्हें लगातार चिढ़ थी। कई चेतावनियों के बावजूद एनी ने अपनी कक्षाओं में बात करना बंद नहीं किया, जिससे उसे सजा के रूप में अतिरिक्त होमवर्क देने के लिए प्रेरित किया गया। पहला चित्र बॉक्स पर एक निबंध लिखना था जो उसने सोचा था कि यह लिखने के लिए एक अजीब विषय है क्योंकि कोई भी उस बारे में क्या लिख सकता है। पल के लिए उसने अपनी नोटबुक में विषय लिखा, उसे अपने बैग में रखा और चुप रहने पर ध्यान दिया। लेखक ने उस नोट के पार आया जिसे उसने निबंध के लिए अनुस्मारक के रूप में बनाया था क्योंकि उसने अपना बाकी का होमवर्क पूरा कर लिया था। वह विषय के बारे में सोचने लगी, जबकि मेरे फाउंटेन पेन के सिरे को चबाना एक इशारा है जो दर्शाता है कि व्यक्ति गहरी सोच में है, जबकि कोई भी पृष्ठों को भरने के लिए लिखे गए यादृच्छिक सामान का उल्लेख कर सकता है। वह बात करने के समर्थन में ठोस तर्क प्रस्तुत करना चाहता था। उसने उल्लेख किया कि वह एक छात्र के रूप में खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन बात कुछ ऐसी है जिसे पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे यह अपनी माँ से विरासत में मिली विशेषता के रूप में मिला है और इस तरह उसने इस विषय पर 3 पृष्ठ लिखना समाप्त कर दिया है। प्रोफेसर ने एनी के तर्कों को मनोरंजक पाया, लेकिन जब उसने अगले पाठ में भी बात करना बंद नहीं किया तो उसने उसे सजा के रूप में एक और असाइनमेंट दिया। विषय एक अविवेकी बकवास था। गलत समझ एक बुरी आदत को संदर्भित करता है जिसे बदलना मुश्किल है। उसने उसे यह विषय दिया क्योंकि वह अपने पाठों के दौरान उसकी अजेय चैटिंग से नाराज था। इस असाइनमेंट को प्राप्त करने पर प्रोफेसर ने कुछ समय के लिए उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उन्होंने अपना धैर्य खो दिया तो उन्होंने क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स विषय पर सजा के रूप में एक और असाइनमेंट सौंपा। जब प्रोफेसर ने उसे तीसरी बार डांटा और उसे दंडित किया तो पूरी कक्षा हंसने लगी। नतीजतन उसे भी खुश होने का नाटक करना पड़ा। इसी तरह के विषयों पर 2 बार लिखने के बाद वह विचारों से बाहर भाग गई। इस प्रकार कविता में अच्छे दोस्त उसके दोस्त ने उसे कविता में लिखने में मदद करने की पेशकश की। यह पूरा असाइनमेंट परिदृश्य एनी को शर्मिंदा करने के लिए था, लेकिन उसने सुनिश्चित किया कि उसने एक प्रभावी उत्तर दिया। उसने आखिरकार एक कविता के रूप में अपना तीसरा काम लिखा जो बहुत अच्छा निकला। उसने एक व्यंग्य लिखा है कि एक पिता ने अपने शोरगुल वाले स्वभाव के कारण अपनी 3 बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। उसके सौभाग्य के लिए प्रोफेसर ने इसे हल्के में लिया।
प्रोफेसर ने एक साथ अपनी टिप्पणी देते हुए कक्षा के सामने पूरी कविता का पाठ किया। लेखक काफी भाग्यशाली है, इस घटना के बाद निर्बाध रूप से बिना किसी होमवर्क के सजा के रूप में बात करता है। इसके अलावा श्री की सिंह प्रोफेसर ने हर बार क्लास के सामने चुटकुले सुनाना शुरू कर दिया।